जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर है। हम यहाँ पे आरएलसी सीरीज सर्किट पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने अभी तक जो है वो एसी थ्रू रजिस्टर पढ़ा है, एसी थ्रू कैपेसिटर पढ़ा है और एसी थ्रू इंडक्टर पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ना था आरएलसी सीरीज सर्किट और आरएलसी पैरेलल सर्किट। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है वो ट्रांसफार्मर के बारे में बता रहा हूँ। ये भी इसी जो है वो चैप्टर के अंदर इसका जो है वो टॉपिक है। लिखा हुआ है व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ ये क्यों यूज़ होता है। जब किसी ग्रिड स्टेशन से किसी भी सिटी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होती है तो अगर तो उसको डीसी फॉर्म में वायर्स के अंदर वो करंट भेजेगा तो फार अ फ्यू डिस्टेंस पे वो जाके करंट या जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल ड्रॉप होकर ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि डीसी में करंट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। अगर हम उसकी जगह पे एसी को हम करंट भेजते हैं तो एसी का पोटेंशियल फिर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो पोटेंशियल को हम ग्रिड स्टेशन से बढ़ा के बहुत ज़्यादा कर देते हैं। ये थाउजेंड में सेवरल थाउजेंड जो है उसका पोटेंशियल कर देते हैं। 12,000 है, 15,000 है, तो इस तरह से भी ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल हम बढ़ा देते हैं। जैसे ही हम किसी भी करंट किसी भी जो ईएमएफ होती है उसका या करंट का अगर हम पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उसकी करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब जब उतने ही पोटेंशियल वाला अगर हम अपने घरों के अंदर जो अप्लाइंसेज है उनके ऊपर अगर वही पोटेंशियल प्रोवाइड कर देते हैं तो करंट वहाँ पे बहुत कम होता है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा ही होता है, तो हमारी तो सारी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज जो है वो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। फिर इस वजह से हर सिटी के अंदर उस हायर पोटेंशियल जो आ रहा है उसको लोअर पोटेंशियल करने के लिए हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं जिसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और बाज़ दफ़ा हमारे पास जो है वो कुछ टीवीज़ के अंदर, रेडियोज़ के अंदर कुछ ऐसे ट्रांसफार्मर भी चाहिए जो कि लो एनर्जी को हाई करें, मतलब लो जो है वो सिग्नल को हाई करने के लिए उसका एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे कि जो रेडियो के अंदर या टीवी के अंदर जो सिग्नल रिसीव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में, वो डिस्टॉर्शन हुआ हुआ सिग्नल, एनर्जी डेसिपेट करके आया हुआ सिग्नल, डेड सिग्नल होता है, उसको लाइव करने के लिए या उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए हम उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर में से गुजारते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और फिर इसको जो है वो अपने हम मेन मकसद के अंदर जो है जो भी हमने वहाँ पे करना होता है उसके अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है वो ट्रांसफार्मर के बारे में इंफॉर्मेशन दी। ट्रांसफार्मर बेसिकली होता क्या है, द इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू चेंज एसी ईएमएफ इज कॉल्ड अ ट्रांसफार्मर। मतलब पोटेंशियल को कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पोटेंशियल और करंट जो है इसकी रेशो कांस्टेंट होती है। पोटेंशियल बढ़ा दें करंट कम हो जाएगा, पोटेंशियल को कम कर दें करंट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब इन दोनों की सॉरी रेशो नहीं, इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो सेम रहती है। जैसे कि वक्त के किसी लम्हे अगर पोटेंशियल जो है वो 10 है और 10 पोटेंशियल पे करंट कितना है, 2 है, तो इसकी प्रोडक्ट हमारे पास 20 आती है। लेकिन अगर पोटेंशियल कम हो के 10 से 2 पे आ जाता है तो उस दौरान करंट 2 से बढ़ के कहाँ पे चला जाएगा, 10 पे चला जाएगा। तो अब भी इनकी प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, हमारे पास मतलब 20 के इक्वल आती है। तो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड वोल्टेज ये हमारे पास एक पावर कहलाती है। तो पावर जो है ये एट एनी पॉइंट जो है वो सेम रहती है। पावर को हम बढ़ा नहीं सकते ट्रांसफार्मर से, लेकिन जो करंट और वोल्टेज की वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एक हमारे पास ऐसी डिवाइस होती है जो कि दो जो है वो हमारे पास कॉइल के ऊपर डिपेंड करके ये इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में देखेंगे। अभी आप देख लें इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के तहत काम करता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी दो कॉइल्स होती हैं, किसकी कॉइल प्राइमरी है, किसकी कॉइल सेकंड है। तो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट से चेंज करने से सेकेंडरी कॉइल के अंदर ऑटोमेटिकली करंट प्रोड्यूस हो जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अ म्यूचुअल इंडक्शन। तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर भी म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो इसका बेसिक प्रिंसिपल पाया जाता है। इसके कंस्ट्रक्शन पे आ जाएं। इसके कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है वो एक कॉइल है जिसके ऊपर नंबर ऑफ कुछ टर्न इसके दिए हुए हैं। इसके नंबर ऑफ टर्न एन पी हैं। इस कॉइल को हम जो है वो प्राइमरी कॉइल का नाम दे रहे हैं। इसके साथ ही ये हमारे पास जो है वो सेकेंडरी कॉइल पड़ी हुई है। सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न जो है वो एन एस है। एन एस बेसिकली नंबर ऑफ वाउंड, यहाँ पे वायर जो वाउंड की होती है उसके कितने टर्न है उसको हम एन से डिनोट करते हैं। प्राइमरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न एन पी हैं और सेकेंडरी के एन एस हैं।
प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के दरमियान किसी किस्म का जो है वो इंटरलिंक नहीं पाया जाता, कंडक्शन इंटरलिंक नहीं पाया जाता। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम करंट प्रोवाइड करें तो ये करंट यहाँ से पास होता हुआ यहाँ तक पहुँचे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जस्ट जो यहाँ पे शिफ्ट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फाई फ्लक्स जो है वो यहाँ तक आके जो है वो इस तरह से इसमें ट्रांसफ़र होता है। फ्लक्स चूँकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पासिस थ्रू एनी सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया, उसको फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स बेसिकली ये नहीं देखता कि ये हमारे पास एरिया कौन सा है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है। बात बताने का मकसद है कि ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को हमने जो सेपरेट किया होता है किसी जो है वो ऐसी कोर के साथ इसको हमने, या किसी ऐसी सेपरेशन के साथ इसको हमने किया होता है जो कि इंसुलेटर होती हैं, तो डायरेक्टली करंट यहाँ पे इस तरह से पास नहीं करता। इसके अंदर से हम करंट को चेंज, पोटेंशियल को जो हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी कॉइल के ऊपर जो पोटेंशियल प्रोवाइड किया या ईएमएफ प्रोवाइड की, उसको एप्सिलॉन या वीपी कहते हैं। ये प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज है। सेकेंडरी कॉइल के ऊपर जो हमें वोल्टेज मिलेंगे वो वीएस है। मतलब वीपी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये प्राइमरी कॉइल की करंट यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट चेंज करें तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट चेंज होता है। इसके करंट चेंज होने से हमारे पास जो यहाँ पे पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो वी एस होगा। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन थी इसकी, जो कि सारी यहाँ पे जो है वो लिखी हुई है। आप एक चीज़ आपने याद रखनी है, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न एन पी, सेकेंडरी के एन एस, प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज वी पी, सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज वी एस, प्राइमरी कॉइल की इस लूप के अंदर पास होने वाला करंट आई पी, सेकेंडरी के अंदर पास होने वाला जो है वो आई एस है। नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। आपको इसके बारे में बेटर जो है वो आइडिया का पता है, आप जो है वो पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर। स्टेप अप एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल टर्न जो है वो कम होती है सेकेंडरी से, या हम इसको कह सकते हैं एन एस ग्रेटर देन एन पी। नंबर ऑफ टर्न जो है वो सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल। तो इसका मतलब है जब हम प्राइमरी कॉइल के ऊपर जब नंबर ऑफ़ टर्न कम हो तो यहाँ पे जो पोटेंशियल देते हैं, ये पोटेंशियल की वैल्यू अगर यहाँ पे पीक वैल्यू देखें तो ये स्मॉलर है, लेकिन यहाँ पे जब देते हैं तो सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस जब हमें ये पोटेंशियल मिलेगा तो पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड बढ़ चुका होगा। तो हम कहते हैं यहाँ पे पोटेंशियल को इंक्रीज़ करता है, इस वजह से इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ़ टर्न जो है सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ़ टर्न से ज़्यादा हो, और प्राइमरी कॉइल के ऊपर अगर हम हायर पोटेंशियल को प्रोवाइड करें तो सेकेंडरी के ऊपर जो हमें पोटेंशियल मिलेगा ये लोअर पोटेंशियल जो है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। तो इसको हम जो है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का नाम देते हैं। ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट इसका ट्रांसफार्मर इक्वेशन है। ट्रांसफार्मर इक्वेशन क्या है, प्राइमरी कॉइल के अंदर जो हम फ्लक्स चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो बेसिकली उतना ही फ्लक्स आगे सेकेंडरी कॉइल के अंदर चेंज होता है। तो यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी कॉइल फ्लक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ सेकेंडरी कॉइल फ्लक्स। तो ये फ्लक्स जितना प्राइमरी के अंदर चेंज होता है उतना सेकेंडरी के अंदर चेंज होता है। यहाँ पे पी जो है वो यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। दिस वन इज अ ट्रांसफार्मर इक्वेशन। नेक्स्ट इसकी एक दो और इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। अगर हम इसकी दूसरी इक्वेशन लिखना चाहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हवाले से, अगर इसकी इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो जो ईएमएफ ओवर नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल है तो ये नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी आ जाएंगे, और ईएमएफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल है तो नंबर ऑफ टर्न जो है वो सेकेंडरी कॉइल के आ जाएंगे। ये हमने कहाँ से इक्वेशन लिखी, ये इक्वेशन और तरह से है, मतलब ये उसकी ट्रांसफार्मर इक्वेशन है। हम दूसरी इक्वेशन लिखना चाहते हैं, इसका इस इक्वेशन के साथ कोई लिंक नहीं। दूसरी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हम इस तरह से लिख सकते हैं। जब हम यहाँ पे देखें ईएमएफ जो है वो प्राइमरी कॉइल और ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल, हमने अभी डिस्कस किया है कि ईएमएफ जो है वो प्राइमरी कॉइल की वैल्यू वीपी होती है और सेकेंडरी कॉइल की जो ईएमएफ है इसको वीएस का नाम देते हैं। ये नीचे एनपी बिल्कुल ऐसी है और एनएस बिल्कुल ऐसी है। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे इस तरह से भी जो है लिख सकते हैं कि ये जो वी पी है वोल्टेज को एक साइड पे कर लें, नंबर ऑफ टर्न को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये जो हमारे पास वी पी है इस वी पी के नीचे ये वी एस आ जाएगा और इज इक्वल टू एन पी ऊपर चला जाएगा और एन एस जो है वो बिल्कुल वैसे ही। दिस वन इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। ये ट्रांसफार्मर की इक्वेशन है।
और ये हमारे पास जो है वो वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न की जो है वो हमारे पास इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो यहाँ पे फिर हम क्या देख सकते हैं, द रेशो ऑफ हमारे पास प्राइमरी कॉइल की सेकेंडरी कॉइल के साथ जो रेशो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न ओवर सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न। द रेशो ऑफ वोल्टेज इन अ कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर, ये रेशो ऑफ ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज है उसकी रेशो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये नंबर ऑफ टर्न की डायरेक्टली प्रोपोर्शन, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफार्मर इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये इसकी क्या है, सेकंड इक्वेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन करंट एंड टर्न्स, पीछे अभी हमने जो देखा है ये हमारे पास पोटेंशियल और नंबर ऑफ टर्न के दरमियान रिलेशन था। अब हम यहाँ पे रिलेशन देखने जा रहे हैं करंट एंड नंबर ऑफ टर्न के। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर अप्लाइंग द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, अगर हम जो है वो यहाँ पे आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर जो है वो इक्वल होती है, मतलब जितनी पावर हम प्राइमरी कॉइल के ऊपर प्रोवाइड करते हैं उतनी सेकेंडरी पे आती है। बेसिकली ये रियल ट्रांसफार्मर के अंदर तो ऐसा नहीं होता, कुछ एनर्जी डेसिपेशन हो जाती है। वो एनर्जी डेसिपेशन दो चीज़ों की वजह से होती है, एक तो हिस्टेरिसिस लॉस और दूसरा एडी करंट की वजह से कुछ पावर लॉस होती है। लेकिन अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो आइडियल ट्रांसफार्मर किसी किस्म के एनर्जी डेसिपेटर नहीं होते, तो एनर्जी डेसिपेशन नहीं होती, इस वजह से दोनों की पावर जो है वो इक्वल है। जब हम आइडियल ट्रांसफार्मर को लेके इसकी कंडीशन को लेके यहाँ पे देखते हैं, पावर इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। प्राइमरी कॉइल है इस वजह से आईपी और वीपी आ गया, सेकेंडरी कॉइल की जो है इस वजह से यहाँ पे एसएस आ गया। अगर हम यहाँ पे देखें वीपी ओवर वीएस, ये वीपी और वीएस इसके नीचे डिवाइड हो गया, ये आईएस है और आईपी इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, तो ये वोल्टेज एंड करंट की इक्वेशन है जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, अगर हम यहाँ पे देखें जो पिछली इक्वेशन थी वो हमारे पास वी पी ओवर वी एस इज इक्वल टू एन पी ओवर एन एस थी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वी पी ओवर वी एस आती है इज इक्वल टू ये आई एस ओवर आई पी है। तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड सेम थी तो राइट साइड भी सेम होंगी, तो इनको कंपेयर करने से हमारे पास एन पी और एन एस इज इक्वल टू आई एस ओवर आई पी आता है। रेशियो ऑफ अ करंट इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द करंट, तो ये रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ टर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ अ करंट जो है वो हमारे पास रिजल्ट आता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे रेजिस्टिव लोड एट आउटपुट की अगर हम बात करें तो जैसे कि ये जो ट्रांसफार्मर है उसकी ईएमएफ हमने प्रोवाइड किया होता है उसकी प्राइमरी कॉइल के ऊपर, और जबकि हमें जो वोल्टेज मिल रहे हैं वो आगे सेकेंडरी कॉइल के ऊपर मेरे, और सेकेंडरी कॉइल से ही आगे पूरे जो है वो सिटी को करंट दिया जा रहा होता है। तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं रेजिस्टिव लोड एट आउटपुट। अगर हम जो है वो लोड को प्रोवाइड कर देते हैं आगे सेकेंडरी कॉइल के साथ, लोड लगा देते हैं या कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कोई लैंप लगा देते हैं या कोई मोटर उसके साथ अटैच कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टिव लोड एट आउटपुट। द सेकेंडरी करंट इज गिवन एज, ये जो सेकेंडरी करंट है उसको गिवन एज किया जाता है जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि एन पी ओवर एन एस इज इक्वल टू आई एस ओवर आई पी, तो हमने आई एस की यहाँ पे वैल्यू ले ली, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे रहे हैं। द सेकेंडरी वोल्टेज फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू हमारे पास थी वी पी ओवर वी एस इज इक्वल टू एन पी ओवर एन एस, तो वहाँ से हमने वी एस की वैल्यू ली। हम यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल के साथ लोड को अटैच करें, इस वजह से सेकेंडरी करंट और सेकेंडरी कॉइल का जो है वो पोटेंशियल हमने ले लिया। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 का हम नाम दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ तो हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर है, सेकेंडरी कॉइल है तो सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज और सेकेंडरी कॉइल का करंट, और R इज अ रेजिस्टेंस जो हमने अटैच की, इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे रहे हैं। लेफ्ट साइड को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, राइट साइड को यहाँ पे लिख रहे हैं। राइट साइड की इक्वेशन नंबर 4 से हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसको अरेंज कर रहे हैं, तो वी पी एन एस ओवर जो है वो एन पी आ जाता है। अगर हम यहाँ पे आई एस करंट को कैलकुलेट करते हैं, ये सेकेंडरी जो हमारे पास करंट आता है, ये सारी वैल्यू ऐसे जस्ट ये आर इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 6 का हम नाम दे रहे हैं। हम रेजिस्टिव लोड ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसके लिए इक्वेशन नंबर 3 आई एस है लेफ्ट साइड पे, इक्वेशन नंबर 6 के भी जो है वो लेफ्ट साइड पे ये वैल्यू दी हुई है। तो तब हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को कंपेयर करने से तो हमारे पास वी पी एन एस ओवर एन पी और आर इज इक्वल टू एन पी आई पी एस आ जाता है।
नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आईपी प्राइमरी कॉइल का जो करंट फाइंड करें तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है, एक मिनट, यहाँ से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे जो आएगा वो इसकी वैल्यू आएगी ये आईपी जब यहाँ से लिया एन एस इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ से एन पी इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको हम जो है वो नीचे जाके यहाँ पे लिख लेंगे, आर ऐसे रहेगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ऊपर वाली वैल्यू जो है यहाँ पे ये वी पी की वैल्यू रहेगी, ये हमारे पास वी पी। तो यहाँ से जब हम आई पी की वैल्यू लेते हैं, ये आई पी हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास करंट आई पी नहीं बल्कि ये वी पी आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो उसकी जो प्राइमरी कॉइल का जो करंट है वो ये आ जाता है। मतलब सेकेंडरी कॉइल के करंट को देखते हुए हम यहाँ पे प्राइमरी कॉइल का करंट को जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर देख लें कि ट्रांसफार्मर की काम करने की सलाहियत हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर होती है। तो आउटपुट अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो आउटपुट पावर जितनी होती है उतनी ही इनपुट पावर होती है। तो फिर इसकी एफिशिएंसी का आंसर कितना आएगा, इसकी एफिशिएंसी का आंसर आएगा 1। अगर हम इसका एफिशिएंसी का आंसर 1 है तो इसको अगर परसेंटेज के अंदर निकालना चाहते हैं तो इसको परसेंटेज आपको पता है कि 1 के साथ हमें कितना मल्टीप्लाई करने, 100% अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर आइडियल ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो फिर हमारे पास कितनी है, 100% आती है। आपको पता है ना कि अगर हमने 1 की जो एफिशिएंसी निकालनी है किसी भी रेशो के अंदर, अगर आंसर 1 आ जाता है, किसी भी चीज़ की अगर एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालनी है तो दो जो क्वांटिटी है इनकी रेशो का आंसर अगर 1 आ जाता है तो 1 का मतलब क्या है, ये 100 एफिशिएंसी है। आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% होती है। लेकिन अगर रियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो आउटपुट पावर हमेशा कम होती है इनपुट पावर से। मतलब ऊपर वाली वैल्यू हमेशा कम होगी नीचे वाली वैल्यू से। तो इसका आंसर अगर हम जो है वो रियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो इसका आंसर हमेशा जो है वो किससे आएगा, 100% से लेस आएगा। तो एफिशिएंसी का आंसर हमेशा जो है वो 100 से लेस इसकी जो है वो एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी इसकी 100 से कम कैसे होती है, रियल में 100 है, आइडियल में 100 है, लेकिन रियल में इसकी वैल्यू कम क्यों होती है कि ऊपर वाली जो आउटपुट पावर है ये कम है इनपुट पावर से। तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो कम है, नीचे वाली ज़्यादा है, तो रेशो का आंसर 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो 0 पॉइंट के साथ जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है वो कम आएगा। तो मतलब इसकी एफिशिएंसी कोई 75 कोई 85 इसके राउंड अबाउट जो है वो इसकी एफिशिएंसी आ सकती है। इसकी एफिशिएंसी को हम जो है जो यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है उसको अगर हम जो फैक्टर है उसको रिड्यूस कर लें तो एफिशिएंसी इसकी हम बढ़ा सकते हैं। इसके लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है, इसके दो तरह से लॉसेज होते हैं। एक तो हिस्टैरिसीस लॉस है। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस को हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, इसमें किस तरह से करंट एक से दूसरी कॉइल में आता है, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, ड्यू टू जो है वो वहाँ पे फ्लक्स की वजह से आता है, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। और जब फ्लक्स चेंज होता है तो हम कहते हैं वहाँ पे कभी वो कॉइल मैग्नेट बन रही है, कभी डीमैग्नेटाइजेशन हो रही है। तो मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन को हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। तो जो पावर लॉस होती है ट्रांसफार्मर के, सबसे पहला फैक्टर इसका हिस्टैरिसीस लॉस है। दूसरा एडी करंट है। एक जो करंट है जो कि हमारा प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो करंट है वहाँ पे बैक ईएमएफ की वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाता है जिसको एडी करंट कहते हैं। और वो एडी करंट जो है प्रोड्यूस होने वाले करंट की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इस वजह से वो प्रोड्यूस होने वाले करंट को अपोज करता है, इस वजह से इसको एडी करंट कहते हैं। तो इन दोनों लॉसेस की वजह से हिस्टैरिसीस लॉस और एडी लॉस पावर लॉसेस की वजह से हमारे पास एफिशिएंसी जो है वो किसी भी रियल ट्रांसफार्मर की 100 से कम आती है। नेक्स्ट अगर एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसको मिनिमाइज पावर लॉसेस के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे हमें पावर लॉसेस बहुत कम चाहिए होते हैं वहाँ पे हम जो है वो ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं, विच इज़ आल्सो यूज इन अ टीवी एंड रेडियो रिसीवर
एंटीनाज इनके अंदर जो है वो यूज़ होता है। और उसके अलावा भी मदर बोर्ड के अंदर जो है कंप्यूटर के अंदर जो है वो यूज़ होता है। उसके अलावा हमारे जो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं उनके अंदर जहाँ पे हमने करंट और वोल्टेज को मेंटेन करना होता है, कम ज़्यादा वैल्यू देनी होती है। अगर हम मदर बोर्ड की बात करें तो जो हमारे पास पीछे से पोटेंशियल आ रहा है वो 250 के राउंड बोर्ड पोटेंशियल आ रहा है हमारे घरों में। तो जो कुछ ऐसी अप्लाइंसेज होती है जिनको हमने 12 वोल्ट 3 वोल्ट 2 वोल्ट तक पोटेंशियल देना, तो इतना कम पोटेंशियल हमने जो देना होता है वो फिर कैसे करते हैं, उसके अंदर जो है वो हम डिवाइस के अंदर ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। तो ये इसके जो है वो एप्लीकेशन है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझे यूट्यूब के ऊपर या जो गूगल क्लास है वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।